दोस्तों, हेलो, माय नेम इज आमिर। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ने वाले हैं। मतलब फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर इसको ये ढकेल रहा बंदा और ढकेल के पूरी ताकत लगा दी, जान लगा दी, पूरा दिन लगा दिया, पर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो हमारे हिसाब से जिसने दिन भर मेहनत करी है भाई, पर फिजिक्स कहता है कि इस ब्लॉक का वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाया, तो नो वर्क डन। ठीक है, इसका मतलब अगर वर्क को डिफाइन करना तो हम बोलेंगे कि व्हेन अ फोर्स विल डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, देन ओनली विल कंसीडर वर्क हैज बीन डन, अदरवाइज देयर इज नो वर्क। ठीक है, तो एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ये वर्क की जूल होता है बेटा, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये होता है ERG, और 1 जूल जो होता है 10⁻⁷ ERG के बराबर होता है। यूनिट एंड डायमेंशन में ये कन्वर्जन हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द +1 में पढ़ा दिया जाता है, राइट। वर्क स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्वांटिटी है, राइट। ये अभी वर्क के बारे में हमने ये पॉइंट्स लिखा जो आपको मालूम होना चाहिए, जूनियर क्लासेस में भी हम ये पढ़ लेते हैं। अब आते हैं कि वर्क है क्या। वर्क का मतलब है कि जिधर में आपने फोर्स लगाया उधर ही बॉडी डिस्प्लेस कर गया, हम बोलेंगे हमारा वर्क हो गया। आपने फोर्स ऐसे लगाया, बॉडी कोई वजह से भी डिस्प्लेस ऊपर हो गया, तो आपने कोई वर्क नहीं किया। समझ गए? तो जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम कंसिडर करेंगे कि वर्क डन हुआ मेरे भाई। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, या तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो तो ही हम कंसीडर करेंगे कि वर्क हुआ है। समझ गए? यानी कि किसी ब्लॉक को मैं इस तरह से खींच रहा हूं और जा ये इधर रहा, जैसे पहले ए पॉइंट पे था फिर बी पे चला गया, ये बी पे चला गया, यहां पे आ गया, तो हम बोले भाई ये थीटा एंगल पे हमारा फोर्स लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट मान लेते एस हो गया, तो हमारा वर्क डन हो गया एफ इंटू एस। नो, स्टेटमेंट कहता है कि वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वो पार्ट जो फोर्स के अलोंग है, या तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। इसका मतलब हमारा वर्क यहाँ एफ इंटू एस नहीं है, हमारा वर्क है, अगर मैं फोर्स का कंपोनेंट तोड़ू तो फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ आएगा इस तरफ, वो होगा एफ कॉस थीटा। तो एक्चुअली में वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन हुआ एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। आया समझ? तो वर्क डन का ये मतलब नहीं भाई एफ इंटू एस होता है, वर्क डन का मतलब होता है फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, ये आप याद रखना। तो यहां से वर्क डन हमारा क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आया। यानी कि इसको क्या और तरीके से लिख सकते हैं, लेट्स सी, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। याद करो जब हमारा स्केलर और वेक्टर चालू हुआ था, W को क्या लिख सकते हैं हम, इसको एफ एस कॉस थीटा लिख देते हैं, राइट, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। याद करो जब हमारा स्केलर वेक्टर चालू हुआ था तो हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे। ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे इसको। रिमेंबर हमने वेक्टर में पढ़ा था, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा। अब देखो ये सिचुएशन, ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लग रहा
यानी कि ए डॉट बी की जगह तो ये भाई आ जाएंगे डब्ल्यू। ये लिख सकते हैं हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखो आप डिस्प्लेसमेंट को डी से भी डिनोट करो, एस से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये डिस्प्लेसमेंट रखना है बस। एफ डॉट एस लिख सकते हैं और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा। यानी कि वर्क को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और लास्ट पढ़ने पे हमने लिखा था कि हमारा जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। तो डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो दो फॉर्मूला यहां से मिल गया मेरे को, एक W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या क्या है, थीटा एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो यहां लिख देते हैं ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अपने को निकालने आता है, टेल टू टेल होना चाहिए और लेस देन 180, लेस देन इक्वल टू 180 होना चाहिए, राइट। तो ये एफ एस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको W इज इक्वल टू लिख सकता हूं F डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट। या तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि मैं इसको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किसके साथ, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट में ये भी लिख सकता हूं। आया समझ। तो ये जो तीन फॉर्मूला आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो जब भी हमारा फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो हम इसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, चलो लेट्स डू इट। तो सबसे पहला पैटर्न पे जो क्वेश्चन क्या ही रहेगा, एफ का मैग्नीट्यूड मान लो 20 न्यूटन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो गया, और दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल है। तो बताओ वर्क डन क्या होगा। आप बोलोगे भाई फोर्स कांस्टेंट है, तो मैं यूज कर सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 20 है, एस की वैल्यू क्या है 4, और थीटा कितना है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2, ये इसको कैंसिल करेगा तो आया 40 जूल। अब एक चीज समझने वाली बात है कि भाई यूनिट तो हमने जूल सडनली कैसे लिख दिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन में दिया हुआ था, न्यूटन, एस की मीटर में, और ये कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि न्यूटन और मीटर को अपने जूल लिख दिया। यस, तो हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यस, 1 जूल इज इक्वल टू, एक न्यूटन को क्या लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो 1 जूल को और लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक और रिलेशन ये हो गया, तो ये दोनों रिलेशन भी आप याद रख सकते हो, और हमारा आंसर भी आ गया। तो अब जब भी एफ न्यूटन में एस मीटर में रहेगा तो हम डायरेक्ट जूल लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि ये रिलेशन अपने को मालूम है। तो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डन है। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान दे सकते हो, एफ और एस का तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, और कॉस थीटा में वैल्यू वेरी करता है -1 से +1। तो जब ये वैल्यू माइनस आएगी तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये वैल्यू 0 आएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एग्जाम्पल आगे समझेंगे, पर आप नोट डाल के चिपका दो दैट वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड वाले फॉर्मूले के बेस्ड। तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि भाई एक काम करो, फोर्स ले लो इस तरह वेक्टर फॉर्म में, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये सब आप पढ़ चुके हैं राइट वेक्टर में ही, और डिस्प्लेसमेंट d या s जो भी मानना है, डिस्प्लेसमेंट आप ले लो i कैप प्लस j कैप,
प्लस के कैप, और बताओ वर्क डन कितना है। तो बोले भाई फॉर्मूला तो अपने को मालूम है और डॉट प्रोडक्ट भी सॉल्व करने आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, विल राइट W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, इधर ये देखो एफ डॉट एस, ओके, एफ की वैल्यू रख दो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू i प्लस j प्लस k। तो देखो अगर आप वर्क पर एनर्जी पढ़ने आए हो तो अभी तक तो आपका ये फाइनल होगा कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, i j 0 होता है, और क्यों होता है ये भी रीजन मालूम है। तो ये मानते हुए कि आपको मालूम है, मैं i को i से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, j को j से, k को k से, क्योंकि किसी और से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये 3i कैप और i कैप 1 हो गया, तो ये वैल्यू होगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये वर्क की वैल्यू। तो ये कितना आया 3 4 7 5 12 जूल। अब यहाँ पे मुझे न्यूटन में और यहाँ पे मुझे मीटर में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनल आंसर जूल मिलने वाला है। तो ये सेकंड फॉर्मूला पैटर्न पे हमने क्वेश्चन निपटा दिया। आते हैं थर्ड पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी सा था। थर्ड में हम थोड़ा चेंज करते हैं, आज फिर तो आई नहीं, चेंज इनिशियल पोजीशन वेक्टर मान लो दिया है आई कैप, जे कैप और के कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर मान लो दिया है 3i कैप, 4j कैप और 5k कैप। अब बोल रहा हूँ वर्क निकालो। अब बोलेगा यार डिस्प्लेसमेंट तो मालूम था, अब तो अपने पोजीशन लिया है, इसका तो मालूम ही नहीं है ना, मालूम। थर्ड पे आ जाओ। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करना चाहते हो पोजीशन के फॉर्म में, तो राइट फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको मालूम है, आई को आई से सब्ट्रैक्ट करो, जे को जे से और के को के से, ठीक है। इतना तो अपने वेक्टर में अभी तक पढ़ लिया होगा। तो मैं फोर्स की वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे, एफ दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट आर फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं 3i में से i घटाऊं तो 2i बचेगा मेरे पास, 2i, दिस इज 2i। 4j में, यहाँ पे 4j में j को घटाऊंगा तो बचेगा प्लस 3j, और 5 में k घटाऊंगा तो बचेगा 4k। अब आ गया मेरे को इसको सॉल्व करना, मैं i को i से, j को j से, k को k से करूंगा। तो 3 2 6, 4 3 12, 5 4 20। तो ये कितना आ गया भाई, ये 18 और 6, हाँ 36 ना, 38। अब अगेन ये अगर मीटर में होगा, ये अगर मीटर में होगा, ये अगर न्यूटन होगा, then only I'll get this answer in joule। तो ऐसे हमारा थर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कांस्टेंट फोर्स का ये जो वर्क डन निकाला है ये हमें मालूम चला, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन यहीं पे रुकता है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यहीं पे रुक जाए, क्वेश्चन चेंज भी होता है। क्या चेंज हो सकता है, तो मैं वो चेंज इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि क्या चेंज पॉसिबल है। तो मान लो वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मेट ना दिया हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अर्थ है, अभी आपको खुद सोचना, ओके। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर मार रहा है,
मान लेते सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर है और ये अर्थ का चक्कर मार रहा। ठीक है, आपको बताना है कि इस सैटेलाइट पे जो वर्क डन हो रहा होगा, इस सैटेलाइट पे जो वर्क डन हो रहा होगा बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? क्या होगा? एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है 80 किलोमीटर ऊपर। तो आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, उसके वजह से सैटेलाइट पे वर्क डन क्या हो रहा होगा। तो चेक करते हैं, ये जा किधर रहा है? ऐसे जा रहा होगा, टेंजेंशियली जाने की कोशिश कर रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, यानी cos 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि यही तो घुमा रहा है सैटेलाइट को, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा ऑलवेज 90 होने वाला है, तो वर्क डन बाय जीरो आंसर आ गया। पर यहाँ पे एक नोट चिपकाएंगे हम, और वो क्या चिपकाएंगे कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, जिसका और नाम क्या है? रेडियल, और नाम क्या है? नॉर्मल। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल या रेडियल या नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो। और ये उसका एक प्राइम एग्जांपल आपके सामने है, राइट? तो अगर कोई बोले कि भाई, कोई क्या ही बोलेगा, अगर क्वेश्चन आए कि एक रस्सी से एक स्टोन को बांध के घुमा दिया, तो बताओ उस रस्सी की वजह से उस पर वर्क डन क्या हुआ? आप बोलोगे ब्रो, रस्सी पे जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर लगता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, तो थीटा 90, तो वर्क डन जीरो। यू डन? एक और क्वेश्चन पे आते हैं, यही पे मैं आपको समझाता हूँ वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो तो समझा दी, जब थीटा जीरो या डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो हम बोल सकते हैं वर्क डन क्या हो? जीरो है, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? ओके, फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो कि हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाए? एक्यूट कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 53 डिग्री 3/5। तो अप टू 90 पे जाके जीरो होता है ना, 90 से पहले और जीरो के बाद हर एक एंगल पे ये कॉस थीटा क्या होने वाला है? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा हो? एक्यूट एंगल हो, लाइक दिस, ये थीटा क्या हो? एक्यूट हो, तो हम बोले भाई हमारा वर्क डन ऑलवेज होने वाला है पॉजिटिव, है ना? 0 डिग्री पे भी, इवन एट 0 डिग्री cos 0 1 होता है, तो जीरो, अब एक्यूट में जीरो काउंट होता है कि नहीं, मैथमेटिक्स में कंफर्म करना, आई डोंट नो, पर 0 डिग्री में। अब एक एग्जांपल समझते हैं, आप बताना वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसको लिफ्ट ऊपर कौन लेके जा रहा है? कोई नीचे से ढकेल थोड़ी रहा होगा ऐसे, ये ऊपर रस्सी बंधी होगी, जैसे हमारे जिम में पुली में रस्सी बंधी होती है, उस टाइप का एक रस्सी इस तरह बंधा होगा लिफ्ट में, ऐसे, और ये रस्सी पे टेंशन इस तरह लग रहा होगा। आप यहाँ लिफ्ट में बैठे हो, बाय सम हेल्प ये नीचे जा रहा है, रस्सी ऊपर इसको लेके जा रही है, तो आपको बताना लिफ्ट ऊपर जा रहा है, वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आप बोलोगे लिफ्ट ऊपर जा रही है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो थीटा 0 डिग्री हुआ, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वेरी नाइस। अब लिफ्ट नीचे आ रही है, तो बताओ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा?
आप बोलोगे लिफ्ट नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा, तो थीटा 0 डिग्री हुआ, तो वर्क डन यहाँ भी क्या आया, पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब वर्क डन नेगेटिव पे आते हैं। कब होगा नेगेटिव, जब ये नेगेटिव हो जाए। ये नेगेटिव कब होता है, जब वो 90 को क्रॉस कर जाए, 180 तक, 90 पे नहीं, 90 के बाद और 180 तक क्या होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो हम बोले भाई जब थीटा क्या हो, लेस देन इक्वल टू 180 हो, कहां तक, ग्रेटर 90 तक, तो हमारा वर्क डन ऑलवेज क्या होने वाला है, नेगेटिव। लिफ्ट ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, थीटा 180, तो वर्क डन डेफिनेटली नेगेटिव। लिफ्ट नीचे आ रही है, टेंशन ऊपर लग रहा है, वर्क डन बाय टेंशन नेगेटिव, क्यों, थीटा 180। तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ, जीरो का तो हम ऑलरेडी देख चुके थे सेंट्रीपिटल की वजह से, राइट। अब आ गया था, छोटी छोटी बातें हैं पर मुझे लग रहा है मैं बताऊं ना बताऊं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने का थोड़ा अंदर कुछ हो रहा है मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, ये मैं बता देता हूँ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। सोचना, ओके, प्लीज सोचना। मैं लेक्चर नंबर 2 जब वर्क का डालूंगा तो उसमें जरूर एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी मैं चाहता हूं आप कहीं से हेल्प मत लो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव सिर्फ, नेगेटिव सिर्फ, जीरो सिर्फ, या इनमें से दो, या इनमें से तीनों, या कोई भी नहीं सोचना। अब आते हैं क्वेश्चन, तो और भी है वर्क के, पर वेरिएबल वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हमारा फोर्स ही वेरी करने लगे, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो पता चल गया था, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होगा, तो बेटे जब फोर्स वेरी करता है ना, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेके ये अब कर लेते हैं कि वहां वो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे dw, और वो क्या होगा, वो होगा f वेरिएबल डॉट dx। और मैं अगर ये मान लूं कि वो x1 इज इक्वल टू x इनिशियल इज इक्वल टू x1 से चल के x फाइनल इज इक्वल टू x2 से तक गया, तो नेट वर्क डन क्या हुआ होगा, इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा f डॉट dx फ्रॉम x1 टू x2, यहाँ भी लिमिट लगा सकते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यूज करते हैं, तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10, x1 इज इक्वल टू 1 टू x2 इज इक्वल टू 2 में, मीटर में ये और ये न्यूटन में, बताओ कितना वर्क हुआ। एफ एस कॉस थीटा तो नहीं लगा सकते क्योंकि फोर्स हमारा वेरिएबल है, हर मोमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा होगा, तो एफ की वैल्यू क्या लेंगे। तो हमने नया तरीका ढूंढा है कि वर्क डन तो होता है भाई एफ डॉट डी एक्स, x1 टू x2, ये मान के चल रहे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग दी फोर्स है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट dx, और ये मान के चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो डॉट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है,
इसको इंटीग्रेट करने वाले। करो, इंटीग्रेशन तो आपको आती है, लिमिट पुट करना आता है, तो करो। हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखो आप या तो यहां से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो या आप ऐसा कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस ये 10 था बाबू, 10 था ये, और 10 तो फिर कांस्टेंट है उसका क्या ही इंटीग्रेशन होगा, लिमिट रख दो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, ये डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेट कर दो, मर्जी आपकी, चाहे जैसा आपको सही लगे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कर डालो। ये हो जाएगा x 3/3, ऐसे इंटीग्रेट करते थे 1 से 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 1 से 2, और ये हो जाएगा x 1 से 2, लिमिट रख दो, लिमिट आएगा, देखो 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पहले रखेंगे इसकी जगह अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो पहले यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 2 का क्यूब, अब यहाँ लोअर लिमिट रख देंगे तो आएगा 1 का क्यूब प्लस, सेम गोज विद दिस, 2 कांस्टेंट है उसको रखने देते हैं अलग, ये 2 है, पहले यहाँ अपर लिमिट रखते हैं तो आएगा 2 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो आएगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 10 कांस्टेंट है बाहर से देते, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक, तो वर्क डन बाय वेरिएबल थोड़ा अलग था, अलग तरीके से था, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं है भाई, क्वेश्चन यहीं पे टिक जाता तो बात खत्म थी। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन तो मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको वही चीज करनी है, जिससे बड़े ऐसी क्वेश्चन को रिपीट कर लो, थोड़ा चेंज करो ताकि आप ब्रेन यूज करो। पहले मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है m गिवन है 1 kg और v गिवन है x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x। आपको बताना है x1 इज इक्वल टू 0 मीटर टू x2 इज इक्वल टू 1 मीटर में कितना वर्क डन हुआ। सोचो, मैं आपको चाहता हूं थोड़ा सोचो, थोड़ा भेजा लगाओ, जब आपका भेजा उधर लगेगा भेजा ग्रो करेगा, और जब भेजा ग्रो करेगा वो आपको काम आएगा। तो लगाओ, जब तक मैं मिटा रहा हूं लगा ले भाई। चलो, इतना टाइम काफी था मेरे हिसाब से, आपने थोड़ा बहुत ट्राई तो किया ही होगा। भाई क्या ये वेरिएबल फोर्स है कि नहीं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। अगर कांस्टेंट फोर्स निकला तो एफ एस कॉस थीटा लगेगा, अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं निकला तो एफ डॉट डी एक्स लगेगा, x1 to x2। तो चेक करते हैं, v गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2x। अभी फोर्स कैसे निकाले भाई, फोर्स तो होता है एम ए होता है, अपने को तो v दिया वो भी x के फॉर्म में। तो याद करो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ाया गया होगा v dv by dx x के फॉर्म में, या तो अगर मैं इसको dv by dx करूं तो वो मेरे को मिल रहा है 6x प्लस 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ गया dv by dx, और एक्सेलरेशन होता है v dv by dx। तो एक्सेलरेशन में जब लिखूंगा v dv by dx तो v की वैल्यू रख देता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x, और dv by dx की वैल्यू रख देता हूं 6x प्लस 2, और ये जो एक्सेलरेशन आया है वो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई साहब, 18x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4x। तो ये एक्सेलरेशन आया, तो फोर्स होता है ma,
अगर मैं मास 1 kg रखूंगा तो ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और ये किसी भी तरह से कांस्टेंट तो नहीं है। क्लियरली दिखने में लग रहा है कि ये फोर्स वेरिएबल है, डिपेंडेंट है एक्स पे। तो अब एक बार फोर्स आपको मालूम चल गया जिसकी वैल्यू कितनी आई है, इतनी आएगी, क्योंकि 1 kg को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं आएगा वैल्यू में, यूनिट में चेंज आ जाएगा बस 4x। गेम ओवर, समझ आया? पर अगेन मैं कहता हूं मेरे भाई, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है भाई। जिंदगी आसान होती है अब चिल कर रहे होते, परमानेंट जिंदगी होती है थोड़ी सी। कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां फिसल गया। तो फिसलने से याद आया, इस बार क्वेश्चन में ना मास तो 1 kg दिया है, पर भाई फोर्स ना, चलो वेलोसिटी बोल देता हूं, वेलोसिटी दिया है t² प्लस t, और बोल रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में बताओ, फर्स्ट 2 सेकेंड में बताओ कितना वर्क डन हुआ। में वर्क डन कितना हुआ भाई, गेम चेंज। जो x के फॉर्म में था वो t के फॉर्म में चला गया। तो मैं चाहता हूं सोचो